नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का लेक्चर 2 लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास और प्राचीन एवं मध्यकालीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हालांकि कुछ एग्जाम अभी कैंसिल हो गया, लेकिन वो एग्जाम होगा, इसलिए आप अपना प्रिपरेशन बेटर कीजिए, है ना। तो इसमें आने वाले पीएससी का एग्जाम और व्यापम और स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम होगा, यदि उसमें सीजीजीएस का हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन को हमने आज के एमसीक्यू सीरीज में ऐड किया। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज के हम ये एमसीक्यू सीरीज। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ध्यान में रखिए, शासन नहीं किया है। तो सरबपुरी राजवंश ने शासन किया है। पांडुवंश, सिरपुर का पांडुवंश फेमस है हमारी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में। नल वंश ये भी फेमस है। एक आ जाता है मौखरी वंश, है ना। ये आपको छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में सिर्फ एक जगह पढ़ने को मिलेगा। कब? एक रानी होती है वसाटा देवी, इनका विवाह होता है पांडुवंशी राजा से। राजा का नाम था हर्षगुप्त। तब ये मौखरी वंश के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, लेकिन इनका शासन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मौखरी। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, अक्सर जो भी डायनेस्टी है उनके संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका संस्थापक थे सिंहराज। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? हमारे छत्तीसगढ़ के जैसे हिस्ट्री को जानने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, न साहित्यिक सोर्स हो, पुरातात्विक सोर्स हो, तो उसमें सिक्कों से भी काफ़ी सारे हिस्ट्री और उस टाइम के इकोनॉमी के बारे में पता चलता है हमें। तो कुषाण वंश के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए? तो उसका आंसर लेना है आपको रायगढ़। दो जगह पे मिला है। पहला तो रायगढ़ का तेलीकोटा, यहाँ पे जो सिक्का मिला है वो है गोल्ड का, सोने का, है ना। दूसरा मिला है आपका बिलासपुर में मिला है तांबे का। यदि तांबे का सिक्का पूछे तो आपको आंसर लेना है बिलासपुर। सोने का सिक्का पूछे तो लेना है आपको रायगढ़। तो ये दोनों जगह है जहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि कौशल के राजा महेंद्रजीत को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त एक अभियान चलाता है, दक्षिण विजय अभियान। दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत वो हमारे छत्तीसगढ़ भी आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक राजा होगा सरबपुरी वंश, ठीक, और एक तरफ होगा नल वंश। नल वंश का राजा होता है व्याघ्रराज, व्याघ्र राजा। सरबपुरी वंश महेंद्र, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लिखा गया है महेंद्र। तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण अभियान में आएगा तो व्याघ्रराज को भी हराता है और महेंद्र को भी हराता है। हो सकता होगा महेंद्र की जगह में व्याघ्रराज को भी पूछ दे, इसीलिए ये चीज आप ध्यान में रखना ना। व्याघ्रराज को हराएगा और साथ ही साथ समुद्रगुप्त व्याघ्रहंता का उपाधि धारण करता है। तो दो चीजें हैं, दो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट तो ठीक है, सही है। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की, ठीक। वही प्रसन्नपुर है जिसको आज वर्तमान में हम मल्हार के नाम से जानते हैं, है ना, मल्हार, ठीक। बिलासपुर में है मल्हार। ये प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, वर्तमान का मल्हार, ठीक। सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया। बिल्कुल किया था। लगभग 639 ईस्वी के आसपास की बात है। उस टाइम चीनी यात्री हेनसांग भी सिरपुर आया हुआ था, है ना। तो उस टाइम महाशिवगुप्त बालार्जुन ने भी कुछ बौद्ध विहारों चर्चों का निर्माण किया था। तो ये भी आंसर आपका सही है। तो तीनों आंसर आप सही हैं। इस चीज को पढ़िए और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको आपको ध्यान में। कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति समाप्ति होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवर्षण प्रथम था। अविंद शक्ति प्रवर्षण का पुत्र था।
तो इसमें तीनों आंसर सही हैं। सातवाहन किसकी शक्ति जब सातवाहन डायनेस्टी जब पतन होने लगा उनका, तब छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का राज्य स्थापित हुआ। ठीक, वाकाटक वंश का पहला राजा था प्रवर सेन। प्रवर सेन प्रथम, मतलब छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कोई था तो वो थे प्रवर सेन प्रथम, है ना। विंध्य शक्ति ये आदि पुरुष कहलाते हैं इस वंश के। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, तो प्रवर सेन का पुत्र, सॉरी बैक करिए, विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था। ठीक, सुमेलित कीजिए इस राज्य के प्राचीन राजवंश एवं उनके शासक। तो जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश था राज ऋषि तुल्य। ठीक, उसके बाद और बाकी वंश होते, तो ये वो वंश का नाम, वो कुल का नाम है, और ये उस राजाओं का नाम है जो इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे। तो राज ऋषि तुल्य कुल वंश से था भीमसेन द्वितीय। ठीक, भीमसेन द्वितीय। इस राज ऋषि तुल्य में 6 राजा हुए थे और उसमें से अंतिम राजा था भीमसेन द्वितीय। इसी के ताम्रपत्र से हमको बाकी इनके पिछले 5 राजाओं के बारे में जानने को मिलता है। नलवंशी राजा थे भवदत्त वर्मन। ठीक, पांडुवंशी राजा थे महाशिवगुप्त, और सरबपुरी वंश के राजा थे प्रवर राज। ठीक, राज ऋषि तुल्य कुल से भीमसेन द्वितीय, सरबपुरी से प्रवर राज, पांडु से महाशिवगुप्त और नलवंश से भवदत्त वर्मन। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस शासक और शासक वो किस बिलोंग करते हैं वो। ठीक, ध्यान से देखिएगा। कन्नड़ देव हिंदकनाथ वंशी। ठीक, हर्षगुप्त मैं बताया, वसाटा देवी पांडुवंश का एक शासक हुआ हर्षगुप्त, वो जिनका विवाह वसाटा देवी से होता है। तो ये हर्षगुप्त हो गया आपका पांडुवंश से, है ना। दुर्गराज सरबपुरी वंश से, और स्कंद वर्मन नल वंश। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको, ये कुछ बातें, ऐसा क्वेश्चन ऐसा पैटर्न पूछा ही जाएगा आपको हर एक एग्जाम में, तो ऐसा कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन है? हाँ, तो देखो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक था कलिंगराज। कलिंगराज के जब आक्रमण करेगा कोरबा के पाली में, उस समय बाण वंश का शासन हुआ करता। वो पाली में आक्रमण करेगा और कलचुरी राजवंश का, कलचुरी जो वंश है उसका स्थापना करेगा हमारे छत्तीसगढ़ में। वास्तविक संस्थापक है कलिंगराज, है ना। और पाली वाले क्षेत्र को जीत तो लेता है लेकिन राजधानी बनाता है तुम्माड़ को। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी कौन थी, तो तुम्माड़ आपको लेना। ठीक, संस्थापक थे आपके कलिंगराज। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ राजधानी में शासन किया। तो जैसे मैं बताया पहले, तो कलिंगराज कलचुरी डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक छत्तीसगढ़ में। ठीक, और अपना राजधानी बनाता है तुम्माड़ को। उसके बाद आता है राजा कमलराज। कमलराज भी अपना राज शासन करेगा तुम्माड़ से। उसके बाद आता है रत्नराज, रत्नदेव प्रथम। ठीक, ये क्या करता है, तुम्माड़ से राजधानी को ले जाता है रतनपुर। रतनपुर नाम का अपने नाम से एक शहर बसाएगा रतनपुर, और बसाने के साथ साथ इसको राजधानी भी बनाता है। तो कलचुरी वंश का ये हो जाता है सेकंड राजधानी। ठीक, लेकिन जब राजधानी इसको बना रहा होता है रतनपुर को, तब तक ये तुम्माड़ में शासन करेगा ही, है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज प्रथम या फर्स्ट, तीनों शासक आपके तुम्बाड़ में शासन करते। अंतिम बार शासन करने वाला राजा का ध्यान में रखिए, जो तुम्बाड़ में शासन किया वो है रत्नराज या रत्नदेव प्रथम। के बाद वे आ जाते हैं रतनपुर। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहते हैं? जांजगीर शहर के जन्मदाता हैं जाजल्य देव। ये अपने जाजल्य देव प्रथम, ये अपने नाम से अपने टाइम में एक शहर बसाएगा जिसका नाम रखेगा जाजल्यपुर।
जाजल्यपुर। ठीक, और इसी जाजल्यपुर को वर्तमान में हम जांजगीर के नाम से। ठीक, गंगवंशी अनंतवर्मन चोटगंग किस कलचुरी राजा से पराजित किया था? वो थे रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव सेकंड, इनसे हारे थे शिवरी नारायण के पास। स्थान में पूछ देता है कहाँ पे इन लोगों का युद्ध हुआ था। शिवरी नारायण के पास युद्ध हुआ था अनंत वर्मन चोटगंग से, रत्नदेव द्वितीय का, और इसमें अनंत वर्मन चोटगंग हार जाता है। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? वो थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जो थे रायपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक? देखो, प्रथम शासक और अंतिम शासक। अंतिम शासक हुए थे अमर सिंह जी। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। हुआ ये, जब मराठों का प्रत्यक्ष शासन हुआ तो राजाओं को एक परगना दे दिया कि आप अपने जीवन यापन करने के लिए, टैक्स फ्री परगना रहता था, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं वसूला जाता था। तो कौन कौन से परगने थे जो अमर सिंह जी को दिया गया था मतलब लाइफ सर्वाइव करने के लिए? तो वो था राजिम, रायपुर और पाटन। ठीक, ये 3 परगने थे जो मराठों ने अमर सिंह जी को दिया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन कौन से थी? अभी जैसे हमने पढ़ा, एक रायपुर की शाखा और इससे पहले रतनपुर की शाखा। 2 ही शाखा हुआ, रतनपुर और रायपुर की शाखा। सुमेलित कीजिए। महाच, पटलिक, दांडिक, महाधर्म कर्णिक, महासंधि विग्रहित। ठीक, देखिए, महासंधि विग्रहित नीचे से स्टार्ट करते। महासंधि विग्रहित, जब 2 देशों के बीच में किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं संधि, है ना। जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल संधि हुआ है, तो 2 देशों के बीच तो ये हो गया क्या, विदेशी विभाग। संधि, महासंधि विग्रहित, विदेशी विभाग। धर्म कारणिक, धर्म शब्द जुड़ा इसमें तो जाहिर सी बात है धर्म विभाग से रिलेटेड होगा। ठीक, दांडिक, पनिशमेंट, न्यायालय में जाएंगे, जज पनिशमेंट सुनाता है ना, तो दांडिक का विभाग हो गया न्याय विभाग। ठीक, और महाज पटलिक का हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग का। तो ये किस मतलब किस डिपार्टमेंट को उस टाइम में क्या नाम से बोला जाता था, ये अक्सर पूछा जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गुप्त तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? फेमस है ये काव्य ग्रंथ। इस काव्य ग्रंथ की रचना किया था गोपाल मिश्र ने। कलचुरी शासक राज सिंह का दरबारी कवि था, राज सिंह इसका दरबारी कवि था, और इसने खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा, उस समय का जो सेंट्रल में जो शासक थे औरंगजेब, उसका भी मतलब अवहेलना किया है इसमें खूब तमाशा में। पूछ सकता है कि गोपाल मिश्र की खूब तमाशा में किस मुगल शासक का नाम मिलता है, किस मुगल शासक का उन्होंने अवहेलना किया था? तो वो थे औरंगजेब का। नेपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? नेपाल मोची संबंधित है खल्लारी से। इन्होंने खल्लारी में एक मंदिर बनवाया था, है ना, तो उसी कारण से इसका नाम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खल्लारी से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना है आप। खोरमदेव मंदिर का निर्माण, जैसे कि आप जानते हो कवर्धा में फणी नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र था। ठीक, तो फणी नागवंशी द्वारा 11वीं शताब्दी में खोरमदेव मंदिर का निर्माण करा। वर्तमान में कहाँ है? कवर्धा है, कबीरधाम में। ठीक, गोपाल देव नाम का राजा ने इनका निर्माण करवाया था, गोपाल देव। ठीक, खोरमदेव मंदिर। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक थे, जैसे अभी हमने पढ़ा गोपाल देव। गोपाल देव कहाँ से है? कवर्धा से, बस्तर से तो है ही नहीं। और ये इसका शासन, ये फणी नागवंश के शासक है।
तो ये इसको छोड़ के जो सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसी देव हैं, ये तीनों बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित रखते। बस्तर में चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए सर, बस्तर में तो काकतीय वंशियों का राजा है, चालुक्य वंशी कहाँ से है? तो इसमें थोड़ा सा जब आप हिस्ट्री में जाओगे ना, तो वारंगल में एक शासक हुआ था गणपति। गणपति के दो बेटी हुए थे, रुद्रांबा और गणपांबा। गणपांबा, रुद्रांबा क्योंकि बड़ी बेटी थी, तो उसे वारंगल का शासन मिला था, है ना। रुद्रांबा का विवाह होता है चालुक्य वंशी शासक थे, ठीक। अब इन दोनों का एक बेटी आती है ममडंबा। ममडंबा का भी विवाह चालुक्य वंशी शासक से होता है, और इन दोनों से जो पुत्र, जो बेटे या बेटियां आएंगी, उसमें से एक प्रताप रुद्रदेव, दूसरा आता है अन्नम देव, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना, और तीसरा रैला देवी। मैं बस्तर के इतिहास में, बस्तर दशहरा में जो रैला देवी के बारे में आपको डिटेल बताया हूँ मैं, है ना, रैला देवी। तो देखिए, अब क्योंकि रुद्रांबा वारंगल की शासिका थी, अब उनके उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो इन्होंने प्रताप रुद्रदेव को गोद ले लिया, और प्रताप रुद्रदेव बन गया दत्तक पुत्र के रूप में। जब उनको एक्सेप्ट किए रुद्रांबा, तो वो काकती वंशी बन गई, है ना। अन्नम देव को देखिए, ममडंबा के विवाह होते चालुक्य वंशी राजा से, तो कायदे से अन्नम देव चालुक्य वंशी राजा है। तो यही पूछा गया इसमें कि बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तो उसका संस्थापक है मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कश्मीर के जाने वाले चैतुरगढ़ में है मेनका द्वार या दरवाजा। मेनका द्वार के अलावा सिंह द्वार और एक हुंकार द्वार भी है ना। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन है? अब जब कल्चुरी वंश जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे, तो उसमें सब एक शासक आएगा रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के समय जो मराठा सेनापति अटैक करता है, उसका नाम था भास्कर पंत। भास्कर पंत अटैक करता है ना, तो वही है, मराठा सेनापति है भास्कर पंत। छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू हुआ? वो थे वेंकाजी भोसले। पिंबाजी भोसले के बाद जो शासक बने गए वेंकाजी भोसले, उनके समय में सूबा व्यवस्था स्टार्ट हुआ, है ना। पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा हमारे छत्तीसगढ़ में? ये सन आपको ध्यान में रखना, 1806 से 1810। ये जो सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और अब पीएससी और व्यापम तो बहुत डीपली जा करके क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको एक एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पिंडारियों का भय था 1806 से 1810, उस समय छत्तीसगढ़ में मराठा शासन था। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति की शुरुआत की? वो सूबेदार थे विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति की शुरुआत की। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहला मराठाओं का मतलब पहला सूबेदार था, वो था महिपत राव दिनकर। ध्यान में रखना, महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार थे। विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति स्टार्ट किया। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों का परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? मतलब जो भी परगना पद्धति था, जो सिस्टम था, उसका मेन अधिकारी कौन था, मुखिया कौन था? तो वो थे कमाविशदार। कमाविशदार ही उनके मेन मुखिया, मेन अधिकारी। फडणवीस किस शासन के राजस्व अधिकारी थे, है ना, राजस्व अधिकारी? तो वे थे मराठा शासन के फडणवीस। में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बारे में आपने सुना होगा, देवेंद्र फडणवीस के बारे में। देवेंद्र फडणवीस कहाँ से? महाराष्ट्र से, है ना। तो मराठा शासन के समय फडणवीस क्या थे? राजस्व अधिकारी थे। टेस्ट करिए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में
निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण या तहसीलदार व्यवस्था का प्रारंभ। तो वह ये था कि ब्रिटिश अधीक्षक जो थे कैप्टन एगन्यू, इनके समय में छत्तीसगढ़ में जो राजधानी था रतनपुर, वहां से लाया गया था रायपुर। ये एक विषय, और तब से लेकर अब तक हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। तो क्या हुआ था, राजधानी का स्थान ब्रिटिश नियंत्रित काल के समय। ठीक ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम और भी वीडियो लाएंगे, तब तक से आप अपना प्रिपरेशन बेटर कीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ। के लिए थैंक यू।